सबको नमस्कार। मैं अमन सर आप सबका आपके अपने चैनल इंग्लिश फाउंडेशन कोर्स में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज का ये जो लेक्चर है वो टोटली बेस्ड है आपके न्यूटर जेंडर पे। और न्यूटर जेंडर से पहले आप लोगों को मैं कॉमन जेंडर की वीडियो पढ़ा चुका हूं, कॉमन जेंडर का कॉन्सेप्ट पढ़ा चुका हूं। तो दोस्तों चलिए आज स्टार्ट करते हैं न्यूटर जेंडर, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट तो हर चीज़ है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बच्चे सबसे ज़्यादा गलती इसी जेंडर में करते हैं, क्योंकि आइडेंटिफाई करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है कि हाँ ये कौन सा जेंडर है। और उसमें बच्चों को लगता है कि ये कॉमन जेंडर है, ये मैस्कुलिन है, ये फिर फेमिनिन है, और बच्चे वहाँ पे गलती करते हैं। तो चलिए यहाँ पे न्यूटर जेंडर का कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं, और न्यूटर जेंडर में सारी चीज़ों को एक एक करके धीरे से हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो प्लीज़ फटाफट लाइव आ जाइए, और डेली लाइव हो जाएगा। अब मेरे को लगता है कि पर डे लाइव रहूँगा मैं। आप लोग देख के छोटा ही छोटा, लेकिन आप पर डे रेगुलर कंटिन्यूटी बना के रखें। मैं भी ट्राई करूँगा कि कंटिन्यूटी बनी रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का ये टॉपिक है न्यूटर जेंडर, और न्यूटर जेंडर कैसे काम करेगा, कितने लोगों को आइडेंटिफाई करना है, ये आपको जानना है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ये जो न्यूटर जेंडर होता है, जिसको आप लोग हिंदी में बोलते हो नपुंसक लिंग। नपुंसक लिंग का मतलब क्या होता है? तो न्यूटर जेंडर डिनोट्स, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिख लूँ कि न्यूटर जेंडर डिनोट्स ओनली मटेरियल्स, ओनली, आप ऐसे भी कह सकते हो नॉन लिविंग थिंग्स। यानी ये जो आपका न्यूटर जेंडर होगा वो केवल नॉन लिविंग आर्टिकल्स को, यानी कि नॉन लिविंग थिंग्स को ही क्या करेगा, तो नॉन लिविंग थिंग्स को ही दर्शाएगा। और नॉन लिविंग थिंग्स जिसको आप बोल सकते हो निर्जीव चीज़ों का बोध कराएगा, उसको क्या कहेंगे हम? उसको हम कहेंगे न्यूटर जेंडर। और न्यूटर जेंडर का मतलब होता है जो लाइफलेस हो, उसमें कोई भी जान ना हो, उसको हम बोलेंगे न्यूटर जेंडर। लेकिन न्यूटर जेंडर का क्या यही कॉन्सेप्ट है? इसको समझने के लिए इसके पहले कुछ एग्जाम्पल्स पे बात करते हैं। अगर मैं बोल दूं दोस्तों यहाँ पे पेन, तो पेन कौन सा जेंडर है? न्यूटर जेंडर है। अगर मैं आपको यहाँ पे बोल देता हूँ बुक कौन सा जेंडर है? तो न्यूटर जेंडर है। अगर मैं यहाँ पे बोल देता हूँ फैन, ये आपका न्यूटर जेंडर है। अगर मैं बोल देता हूँ यहाँ पे मोबाइल, ये आपका न्यूटर जेंडर है। अगर मान लो यहाँ पे मैं बोल देता हूँ चेयर, ये कौन सा जेंडर है? तो ये न्यूटर जेंडर है। और ये न्यूटर जेंडर है, तो कोई भी अगर न्यूटर जेंडर आएगा माय डियर फ्रेंड्स, अगर कोई भी न्यूटर जेंडर आएगा और न्यूटर जेंडर में भी अगर सिंगुलर होगा, तो उसके लिए सब्जेक्ट के रूप में आपको इट का यूज़ करना होगा। सब्जेक्ट के रूप में किसका यूज़ करोगे आप? इट का यूज़ करोगे। और यदि पॉजेसिव केस अगर इस्तेमाल करना होगा, तो ये समझ लीजिए कि पॉजेसिव केस के रूप में आपको किसका इस्तेमाल करना होगा? आपको इट्स का इस्तेमाल करना होगा। ठीक है, मैं क्या कह रहा हूँ, जरा मेरी बात को ध्यान से सुनने की कोशिश करें। मैं आपको उस लेवल की इंग्लिश पढ़ाना चाहता हूँ, और मैं आप लोगों से ये अपेक्षा रखता हूँ कि आप जो भी पढ़े, भले ही उसका अर्थ ना समझ में आए, लेकिन आपका क्वेश्चन का आंसर सही होना चाहिए। ठीक है, एग्ज़ाम में अगर आपको पास होना है तो आपको साम दाम दंड भेद हर एक प्रक्रिया से गुजरना होगा। आप चाहे जैसे जो सोच के आप आंसर लगाओ, आपका आंसर करेक्ट होना चाहिए। उसके लिए आपको मैं जो सिखा रहा हूँ उसको सीखना पड़ेगा। अगर आप पास होना चाहते हैं तो आपको ऐसा करना पड़ेगा। मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि अगर कोई न्यूटर जेंडर है, अगर कोई नॉन लिविंग है, और नॉन लिविंग में भी अगर वो कैसा है, सिंगुलर है, देन हमको सब्जेक्ट के रूप में इट का, और यहाँ पे पॉजेसिव केस के रूप में किसका यूज़ करना होगा? तो हमको यहाँ पे इट्स का यूज़ करना होगा। ठीक है, इन बातों का आपको ध्यान रखना होगा। अगर सपोज करिए यहाँ पे अगर मैं क्वेश्चन लेता हूँ, ध्यान से, अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन लेता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि दिस चेयर, उसके बाद इज़, यहाँ पे आ गया ओल्ड टू, यहाँ पे आ गया इट्स लेग्स। दिस चेयर इज ओल्ड टू इट्स लेग्स। अगर मैंने ये क्वेश्चन लिख दिया, चाहे एक क्वेश्चन मैं आपको और यहाँ पे दिखाता हूँ। अगर यहाँ पे लिख दिया जाए माई मोबाइल इज़, यहाँ पर आ गया ओल्ड टू, और यहाँ पे आ गया इट्स कवर। समझ गए? अगर आपको ये काम करना है तो मैं आपको बता दूं कि अगर दोस्तों यहाँ पे चेयर है, अगर चेयर है तो चेयर ये किस फॉर्म में आया है? सिंगुलर फॉर्म में आया है। अगर ये सिंगुलर फॉर्म में है तो आप पॉजेसिव केस के रूप में अपना के लिए किसका इस्तेमाल कर रहे हो? इट्स का इस्तेमाल कर रहे हो। लेकिन
अगर आपके सामने ये कंडीशन है कि अगर ये भी मोबाइल है और ये भी अगर सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ दोस्तों आपको सिंगुलर ही यूज़ करना है, इस बात का बखूबी ध्यान रखना है। और आंसर आप कॉन्सेप्ट में चेक करो ना, आप स्टेप वाइज आप अपना आंसर चेक करो। आप पूरे सेंटेंस को कवर करोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। आप एक के बाद एक कवर करते चले जाओ, आपका आंसर एकदम फटाक से मिल जाएगा, कोई हड़बड़ी नहीं है। अगर यहाँ पे मोबाइल सिंगुलर है तो यहाँ पे पॉजिटिव केस के रूप में किसका इस्तेमाल करेंगे हम? इट्स का इस्तेमाल करेंगे। अगर न्यूटर जेंडर, माय डियर फ्रेंड्स, अगर न्यूटर जेंडर सिंगुलर है, इसका मतलब है कि आपको पॉजिटिव केस के रूप में इट्स का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा और किसी चीज़ का इस्तेमाल करना खतरे से खाली नहीं है। समझ गए? अगर आप लोग समझ गए होंगे तो मैं अब ज़रा इसके दूसरे कॉन्सेप्ट में बात करना चाहूँगा, और वो दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है तो मैं आपको अब ज़रा दिखाता हूँ कि दूसरा कॉन्सेप्ट कैसे काम करेगा, ठीक है। अब ज़रा देखें, अगर मान लो कि इन सारे लोगों में, अगर इन सारे लोगों में मैं एस जोड़ देता हूँ, यहाँ पे एस जोड़ दिया, यहाँ पे एस जोड़ दिया, यहाँ पे एस और यहाँ पे एस, ठीक है। ये सारे के सारे अब आपके क्या बन गए? तो अब ये सारे के सारे बन गए प्लूरल। और अगर ये प्लूरल फॉर्म बन गए तो ये समझ लो कि आपको सब्जेक्ट के रूप में किसका इस्तेमाल करना है? दे का इस्तेमाल करना है। और अगर अपना के लिए कोई चीज़ आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको किसका इस्तेमाल करना होगा? आपको इस्तेमाल करना होगा देयर का। समझ गए? कोई भी चीज़, 2 पॉइंट याद रखें, अगर कोई भी न्यूटर जेंडर, ये नहीं कि यही, अगर कोई भी न्यूटर जेंडर अगर सिंगुलर फॉर्म में आता है तो उसके लिए हमको इट्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। लेकिन अगर वही न्यूटर जेंडर अगर प्लूरल फॉर्म में आता है तो हमको इट्स नहीं बल्कि देयर का इस्तेमाल करना पड़ता है, क्योंकि इट्स का प्लूरल क्या होता है? क्योंकि इट्स का प्लूरल होता है देयर। आ रही है बात धीरे धीरे समझ में? तो धीरे धीरे आप सारी चीज़ों को समझ जाओगे। अब जैसे मैं एक एग्जाम्पल आपको लेता हूँ, आपके सामने मैं पहला 2 एग्जाम्पल रखूँगा उसी की तरह जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले रखा था। अगर दोस्तों यहाँ पे मैं ले लूँ कि THESA दीज, उसके बाद आ गया बुक नहीं बल्कि मैंने लिख लिया बुक्स, इज़ नहीं बल्कि हमने क्या रख लिया? आर, उसके बाद आ गया ओल्ड टू। अगर यहाँ पे मैं आपको ऑप्शन देना चाहूँ कि ये ऑप्शन नंबर ए है और यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा है? बी है, ठीक है। उसके बाद आ गया कवर, ठीक है। अब ज़रा हम चेक करते हैं कि यहाँ पे इट्स और देयर कब होगा। इट्स अभी हम लोगों ने पढ़ा, अभी हमारा कॉन्सेप्ट देयर पे चल रहा है। अगर दीज है तो दीज भी प्लूरल है और इसके साथ अगर बुक्स आ गया तो बुक्स भी प्लूरल है। आर है यहाँ पे तो ये भी प्लूरल है। और जब सारा चीज़ प्लूरल हो गया तो ये बताइए आप पॉजिटिव केस के रूप में किसका इस्तेमाल करने वाले हो? देयर का ना। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है वो गलत हो जाएगा और ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। तो इन सारी चीज़ों को बकायदे क्या है, आप एकदम कॉन्फिडेंस रखें। अगर ये सिंगुलर है तो इट्स आएगा और प्लूरल है तो देयर आएगा। आप सीक्वेंस में लेते चलो, सारी चीज़ें क्या हो गई? सारी चीज़ें आपकी प्लूरल फॉर्म में हो गई। बस केवल आपको देखते रहना है कि कब सिंगुलर फॉर्म में आ रहा है, कब प्लूरल फॉर्म में आ रहा है। अगर यहाँ पे एक और एग्जांपल मैं ले लूँ, अगर यहाँ पे लिख दूँ मैं कि MY माई, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों आ गया माई, उसके बाद आ गया MOBILES माई मोबाइल्स। क्या आ गया? माई मोबाइल्स। उसके बाद आ गया इस के जगह पे आ गया आर, उसके बाद आ गया ओल्ड टू। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन इट्स का है और यहाँ पे ऑप्शन आपके पास देयर का है, ठीक है। और उसके बाद आ गया कवर। अब ज़रा आपको ये बताना होगा कि अगर दोस्तों यहाँ पे मैंने मोबाइल लिया है, अगर यहाँ पे मोबाइल है तो मोबाइल प्लूरल है, अगर यहाँ पे आर है ये भी प्लूरल है, तो यहाँ पे हमको इट्स का इस्तेमाल नहीं बल्कि हमको यहाँ पर किसका इस्तेमाल करना होगा? देयर का इस्तेमाल करना होगा। तो आप इट्स और देयर के कॉन्सेप्ट को समझ रहे होंगे कि अगर इट आएगा, अगर इट्स तभी आ सकता है जब वो सिंगुलर फॉर्म में हो, और देयर का आप इस्तेमाल तभी कर सकते हो जब वो प्लूरल फॉर्म में हो। सिंपल सा फंडा है, इसमें कोई परेशान होने की चीज़ नहीं है, आप आसानी से देख के इसको समझ सकते हैं। बट अगर ये हो गया तो मैं चाहूँगा कि आप इसको नोट भी करते चलें, कि अगर नोट नहीं करेंगे तो फिर आपको कन्फ्यूज़न हो सकता है, ठीक है। इसीलिए एकदम आराम से मैं पढ़ा रहा हूँ कि YouTube है, कोई पैसा लगना नहीं है,
तो सारी चीज़ों को धीरे धीरे कायदे से हम सीखने की कोशिश करते हैं। बाकी आप लोग क्वेश्चंस सॉल्व कर ही लोगे। चलिए अब ज़रा हम उन चीज़ों को जानने की कोशिश करते हैं। अब हम उन चीज़ों को जानने की कोशिश करते हैं जिसको लेके हमारे मन में अक्सर डाउट रहता है, कन्फ्यूज़न रहता है। तो मैं आज 3 चीज़ों पे बात करने वाला हूँ, ठीक है। 3 चीज़ों पे बात करूँगा और 3 चीज़ें वो कौन कौन सी होंगी ज़रा ध्यान देंगे आप सभी। अगर दोस्तों यहाँ पे लिख दिया जाए CHILD चाइल्ड, यहाँ पे ले लिया जाए BABY बेबी और यहाँ पे लिख दिया जाए इन्फेंट, इन 3 लोगों पे मैं आज बात करना चाहूँगा। आराम से, हड़बड़ी में नहीं रहना है, लेकिन जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ना है, आप जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ें बहुत क्लियर कट अपने दिमाग में रखें, उसके बाद आप डाउट में ना रहें, ठीक है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि एक एक कॉन्सेप्ट को कायदे से आपको पढ़ाऊँ। अगर दोस्तों यहाँ पे बेबी, चाइल्ड और इन्फेंट, यहाँ पे 3 लोगों को मैं डिस्कस कर रहा हूँ। ये तीनों, ठीक है, न्यूटर जेंडर होते हैं। कौन से जेंडर होते हैं? तो ये न्यूटर जेंडर होते हैं, ठीक है। अब आप सोचेंगे कि न्यूटर जेंडर तो केवल निर्जीव वस्तुओं का बोध कराता है। ऐसा नहीं है। ये न्यूटर जेंडर का बोध कराएंगे कब? ठीक है, जब इन सारी चीज़ों को लेके हमारे मन में क्या आएगा, जब इन सारी चीज़ों को लेके हमारे मन में डाउट आएगा और यहाँ पे आएगा कन्फ्यूज़न। क्या आएगा? कन्फ्यूज़न, ठीक है। जब किसी चीज़ को लेके हमारे मन में शंका या हमारे मन में क्या हो, जब हमारे मन में संदेह हो, तो बेबी, चाइल्ड और इन्फेंट, ये 3 ऐसे नाउन हैं। बेबी, चाइल्ड और इन्फेंट ये तीनों लिविंग बीइंग है, लेकिन पूरे ग्रामर में इनको न्यूटर जेंडर माना जाता है। ऐसा क्यों होता है? जब कभी हमें किसी नाउन को लेके ऐसा हो जाए कि वो हमें पता ना चले कि वो मेल है कि फीमेल है, वो मैस्कुलिन है कि फेमिनिन जेंडर है, तब अगर जेंडर क्लियरिफाई नहीं हो रहा है, उस कंडीशन में ये आपका कौन सा नाउन होगा? ये आपका न्यूटर जेंडर होगा। कब? जब हमको डाउट है तब, ठीक है। अब आप सोचेंगे कि अगर डाउट ना हो तब? मैंने तो बता दिया कि जब डाउट हो, लेकिन जब डाउट होगा तब ना, लेकिन अगर डाउट है ही नहीं तब फिर कौन सा होगा? अब यहाँ पे मेन डाउट फंसता है कि अगर डाउट है तब तो न्यूटर जेंडर है, सपोज कर लिया, मैंने मान लिया, लेकिन जब डाउट हो ही ना तब कौन सा जेंडर है? ठीक है, तो जब डाउट हो तब ये कौन सा जेंडर है? तब ये आपका न्यूटर जेंडर है। लेकिन अगर दोस्तों, अगर इसमें डाउट नहीं है, अगर इसमें आपको डाउट नहीं है, अगर आपको इसमें कन्फ्यूज़न नहीं है, तो ही भी हो सकता है और वो क्या हो सकता है? वो सी भी हो सकता है। आप ये भी कर सकते हो, आप ये भी कर सकते हो, ठीक है। कब? जब डाउट नहीं होगा तब। ये सारे क्वेश्चंस को एक्सप्लेन हम करेंगे धीरे धीरे। कैसे करते हैं ज़रा आइए समझने की कोशिश करते हैं। और ये बेबी, चाइल्ड, इन्फेंट, इन तीनों में से कोई भी आएगा माय डियर फ्रेंड्स, तो याद रखना, ठीक है। कभी भी अपना के लिए आपको किसका इस्तेमाल करना होगा? आपको इट्स का इस्तेमाल करना होगा, ठीक है। किसका इस्तेमाल करना होगा? आप सबको इसमें इट्स का इस्तेमाल करना होगा। कैसे? आराम से करते हैं। अगर मान लो यहाँ पे क्वेश्चन दोस्तों आ गया द बेबी, चाहे यहाँ पे आ गया द चाइल्ड, उसके बाद आ गया वॉज, उसके बाद आ गया विपिंग, द चाइल्ड वॉज विपिंग, उसके बाद आ गया फॉर और यहाँ पे आ गया इट्स मदर। बच्चा अपनी माँ के लिए रो रहा था। यहाँ पे आपको ऑप्शन अगर हिज का है, इट्स का है, तो यहाँ पे ऑप्शन हम हिज का भी ले लेते हैं और यहाँ पे ऑप्शन आपको हर का भी ले लेते हैं। ये ऑप्शन नंबर ए कर दिया, ये ऑप्शन नंबर बी कर दिया, ये ऑप्शन नंबर सी कर दिया। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं और इसका आंसर अगर मैं आप लोगों से जानना चाहूं कि अगर यहाँ पे चाइल्ड है, चाइल्ड यहाँ पे सिंगुलर भी है, तो आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि जब भी ये चाइल्ड की बात करेगा, जब भी ये चाइल्ड लेके आएगा, जब भी ये बेबी और इन्फेंट लेके आएगा, ये कौन सा जेंडर है? न्यूटर जेंडर है। और न्यूटर जेंडर है तो अपना के लिए क्या आएगा? देयर आएगा ना, सॉरी इट्स आएगा ना। इसका मतलब है कि आंसर ना कभी हमारा हिज होगा ना कभी हर होगा। अगर आपको इन तीनों में से कोई दिखाई दे गया, इसका मतलब आपका आंसर क्या होना चाहिए? आपका आंसर इट्स होना चाहिए। कभी हिज हर का इस्तेमाल आप नहीं करोगे, ठीक है। लेकिन मैंने क्या कहा, एक एग्जाम्पल मैं और आपको देना चाहूँगा। अगर मैंने यहाँ पे अगर इस क्वेश्चन को ऐसे लिख लिया द बेबी
द बेबी वॉज, यहाँ पे आ गया टेकिंग, यहाँ पे हिज का ऑप्शन है, यहाँ पे हर का ऑप्शन है, यहाँ पे इट्स का ऑप्शन है, और यहाँ पे आ गया लंच। बच्चा अपना लंच कर रहा है। अगर मैं आपसे कहूँ कि अगर यहाँ पे बेबी है, यहाँ पे कौन है, बेबी, यहाँ पे सिंगुलर ही है। अगर ये बेबी चाइल्ड और इन्फेंट अगर न्यूट्रल जेंडर है तो ये ए, बी और सी, ठीक है। ए का मतलब हो गया मैस्कुलिन जेंडर, बी का मतलब हो गया फेमिनिन जेंडर, और ये क्या हो गया आपका न्यूट्रल जेंडर। अगर ये न्यूट्रल जेंडर है तो अपना के लिए आप किसका इस्तेमाल करते हो, इट्स का ना। इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी गलत हो गया, ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया आपका आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया आंसर हो गया। तो ये तो तब के लिए है ना, ये तो तब के लिए जब आपके मन में कन्फ्यूज़न है, डाउट है। लेकिन अब आप कौन सा काम करोगे, अब हमारा क्वेश्चन है कि अगर इसमें कोई डाउट नहीं है, इफ़ देयर इज़ नो डाउट इन आवर माइंड, ठीक है, टुवर्ड्स चाइल्ड, बेबी और इन्फेंट, देन वो आपके लिए मैस्कुलिन भी हो सकता है, वो आपके लिए फेमिनिन भी हो सकता है। लेकिन इन चीज़ों को समझने से पहले मैं चाहूँगा कि इस क्वेश्चन को आप फटाफट या तो स्क्रीनशॉट ले लें या तो फिर नोट कर लें। मैं आपको 10 सेकंड का टाइम देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले, फिर मैं वापस आता हूँ। नोट हो गया? एकदम आसान है। अगर ये नोट हो गया तो अब ज़रा मैं इसको मिटाना चाहूँगा। अगर ये इसको मैं मिटाता हूँ, अगर मैं मिटाता हूँ तब क्या करेंगे, ठीक है। अब ज़रा ध्यान दो, अगर यहाँ पे हमारे मन में क्या हो जाए, यदि हमारे मन में डाउट ना हो, डाउट या कन्फ्यूज़न, ठीक है, ना हो, तो मैंने कहा कि वह ही भी हो सकता है और वह सी भी हो सकता है। यानी आप इसको कह सकते हो कि अगर डाउट नहीं है तो वो मेल भी हो सकता है और अगर डाउट नहीं है तो वह फीमेल भी हो सकती है। समझ गए? तो ये कैसे नहीं होगा और ये कब होगा, कब डाउट नहीं होगा, वो क्वेश्चन में तो लिखा रहेगा, आपको भले ही समझ में आए या ना आए। और आप वो लड़का है कि लड़की है, आप उसको चेक करने जाओगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको तो एग्ज़ाम टाइम में करना है सब कुछ, आपको किसी पर्सनल चीज़ों से मतलब तो है नहीं वहाँ पे। फिर आपको कैसे काम करना होगा वो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। अगर मान लो कि जो एग्ज़ाम्पल मैंने अभी लिखा था वो एग्ज़ाम्पल मैं फिर से लिख रहा हूँ। अगर यहाँ पे क्वेश्चन आ गया द चाइल्ड, उसके बाद आ गया वॉज, यहाँ पे आ गया विपिंग, द चाइल्ड वॉज विपिंग, उसके बाद आ गया फॉर, उसके बाद आ गया इट्स मदर, द चाइल्ड वॉज विपिंग फॉर इट्स मदर। अगर मैं आपसे पूछूं और अगर मैं आप लोगों पे ट्रस्ट करूं तो चाइल्ड आप कहोगे कि ये न्यूट्रल जेंडर है। कौन सा जेंडर है? न्यूट्रल जेंडर है। और अगर न्यूट्रल जेंडर है और न्यूट्रल जेंडर होने के बाद भी अगर वो सिंगुलर है, अगर यहाँ पे सिंगुलर है, यहाँ पे सिंगुलर है, अगर वो सिंगुलर है, न्यूट्रल जेंडर है, तो उसके लिए इट्स का इस्तेमाल करना बेहद सही है, इसमें कोई गलत नहीं है। समझ गए? द चाइल्ड वॉज वेपिंग फॉर इट्स मदर, ये एग्जाम्पल मैंने पीछे अभी लिखा था। लेकिन अब हम पढ़ रहे हैं कि जब आपके मन में कोई डाउट ना हो और जब आपके मन में कोई कन्फ्यूज़न ना हो, तब वो मेल और फीमेल दोनों हो सकता है। कैसे? तो ज़रा मैं अब आपको एग्जाम्पल यही देना चाहूँगा। द चाइल्ड वॉज वेपिंग फॉर इट्स मदर, यहाँ पे सेंटेंस पूरा होता है। इसी सेंटेंस को मैं आगे बढ़ाता हूँ। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ ही और यहाँ पे लिखता हूँ सी और यहाँ पे लिखता हूँ इट, अगर आप समझ रहे हो कि ये मेल है तो ए लगाओ, अगर आप समझते हो कि फीमेल है तो बी लगाओ, अगर आप समझते हो कि यहाँ पे न्यूट्रल जेंडर है तो सी लगाओ। उसके बाद आ गया वॉज, यहाँ पे मदर है तो मदर के लिए मैंने हर लिख लिया और उसके बाद आ गया सन। अब ज़रा क्वेश्चन कैसे हो गया, एक इसको बहुत ध्यान से देखने की कोशिश करें। द चाइल्ड वॉज वेपिंग फॉर इट्स मदर, बच्चा अपनी माँ के लिए रो रहा था, ठीक है। या तो ही वॉज हर सन होगा, या तो सी वॉज हर सन होगा, या तो इट वॉज हर सन होगा। कौन सा होगा? 3 ऑप्शन है आपके पास। बच्चा अपनी माँ के लिए रो रहा था, वह उसका पुत्र था। ये बताओ अगर पुत्र आएगा तो पुत्र कौन सा जेंडर होता है? तो पुत्र आपका मैस्कुलिन जेंडर होता है, लड़का होगा ना। और लड़का होगा तो उसके लिए आपका ऑप्शन नंबर क्या ही सही है, सी और इट क्या हो गया? गलत हो गया। ठीक है, समझ गए?
अगर यहाँ पे सन रहेगा तो आपको ही का इस्तेमाल करना होगा, लेकिन अगर क्वेश्चन ये नहीं रहा, क्वेश्चन अगर बदल गया दूसरा, यहाँ पे आ गया ही का ऑप्शन और यहाँ पे आ गया सी का ऑप्शन और यहाँ पे आ गया इट का ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद अगर लिख लिया जाए वॉज, हर, और उसके बाद लिख लिया जाए डॉटर, क्या लिख लिया जाए? डॉटर। ठीक है, अगर यहाँ पे दोस्तों डॉटर है, अगर दोस्तों यहाँ पे डॉटर है तो आप एकदम कह सकते हैं कि यहाँ पे ही का इस्तेमाल नहीं होगा। अगर वो पुत्री है तो आपको यहाँ पे सी का इस्तेमाल करना होगा और इट का भी इस्तेमाल क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो आप समझ सकते हो, कुछ लोग के मन में डाउट होगा कि हर है, हर है तो हर तो माँ के लिए आया, हर क्या है? फेमिनिन जेंडर है ना, तो वह उसका पुत्र था। किसका पुत्र था? तो इस माँ का पुत्र था। यह किसकी पुत्री है? तो वह इस औरत की पुत्री या इस माँ की पुत्री है। अगर पुत्री है हमको पता चल गया, इसका मतलब हमारे मन में कोई भी डाउट, ठीक है, और कोई भी हमारे मन में कन्फ्यूज़न नहीं है, वो आंसर आपका क्या होगा? बी होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा। तो आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चंस कितने आसानी से सॉल्व किए जा रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चंस कितने आसानी से सॉल्व किए जा रहे हैं, ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो मैं आप लोगों से एक बार और निवेदन करूँगा कि इस वीडियो को बड़े कायदे से, बड़े आराम से देखें। नहीं समझ में आता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि सर हमको ये प्रॉब्लम है, मैं आपकी हर एक प्रॉब्लम्स को दूर करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, और उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही यूज़फुल रही होगी। मिलते हैं कल न्यूट्रल जेंडर के दूसरे कॉन्सेप्ट के साथ। कल की लेक्चर बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। ठीक है, तो एकदम तैयार हो जाइए और जितना ज़्यादा हो सके दोस्तों शेयर करें और सबको एक प्लेटफॉर्म पे सबको लाइव ले आइए। 8 बजे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सारे लोग शेयर करें और सबको बुलाएं अपने फ्रेंड्स में कि आओ इसको पढ़ा जाए और समझने की कोशिश की जाए। ठीक है, मिलते हैं फिर कल एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए सबको गुड नाइट।